नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर है और हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, जो कभी मोदी जी की फ़ैन हुआ करती थी और आज किसान आंदोलन को समर्थन करने आई हैं। मैम, कभी आप फ़ैन हुआ करते थे मोदी जी के, आपकी फ़ोटो भी देखी मैंने मोदी जी के साथ। अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? नहीं, हृदय परिवर्तन अचानक कभी नहीं होता किसी का भी। अगर मैं 2009 से लेके 2017 तक नरेंद्र मोदी को एक अच्छा व्यक्ति समझती थी, तो वो उनके कामों का जो लेखा जोखा हमें बताया जाता था उसके हिसाब से समझती थी। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो शुरू के 2 सालों में ध्यान भी नहीं गया इतना कि कुछ अच्छा बुरा क्या हो रहा है देश में। एक उस समय एक लहर थी ना, तो उस लहर में यही था कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे मतलब बदलाव की उम्मीद थी आपको भी? बहुत उम्मीद थी बदलाव की। क्या हम सोचते थे कि देश वैसे ही आगे बहुत आ चुका है और अगर नरेंद्र मोदी आएंगे तो पता नहीं हम विश्व के पहले दूसरे तीसरे देशों में आ जाएंगे, तो ऐसी उम्मीद रखी थी। उम्मीद टूटी कैसे आपकी? आपको कब लगा कि ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं? चुनाव रैली के दौरान जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राहुल गांधी को कुछ ना कुछ बुरा भद्दा खराब भाषा में बोल रहे थे, तब मैंने ट्विटर पे लिखा भी कि आप ये सब से ऊपर आ जाइए, इन सब की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी की बुराई करके आपको आगे आने की ज़रूरत नहीं है। तब तो मैं अच्छे सेंस में लिख रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि उनकी तो शायद आदत ही ऐसी ही है कि जिस तरह से टीवी सीरियल्स में एक ऐसी महिला बताई जाती है जिनको हमारी पहले ललिता पवार होती थी, तो वो उस तरह के रोल करती थी, तो वो उस तरह से लगातार किसी की भर्त्सना करते रहते हैं। वो एक मौका आया, फिर एक मौका तब आया जब कठुआ में एक रेप कांड हुआ था, जिसकी जो एक छोटी सी 8 साल की बच्ची थी वो, तब मैंने उन्हें टैग कर करके कई बार लिखा कुछ बोलने को, लेकिन प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर बोले ही नहीं, और जब बोले तो वो भी कोई बहुत सीधा उस मुद्दे से जुड़ा नहीं था। और इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ने जाके उन आरोपियों का सम्मान कर दिया। तो फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि जो मैं इन्हें बचपन से जानती थी, क्योंकि मैं आरएसएस के स्कूल में पढ़ी थी, तो मैं ये जिस तरह से मैं जानती थी कि ये महिलाओं के कभी समर्थक नहीं हो सकते, तब मुझे लगने लगा कि ये तो बिल्कुल महिलाओं को मतलब कुछ समझते ही नहीं है। इनके लिए महिला केवल एक आयोजन में आगे खड़े करके वोट लेने की वस्तु हो सकती है, लेकिन इनके लिए महिला सम्मान का विषय नहीं हो सकती। मोदी जी तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, 3 तलाक किया, महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गांव-गांव में, और आप उनकी तुलना टीवी की ललिता पवार से कर रहे हैं। देखिए क्या है कि मैं किस लिए मैं क्वालिफाई कर रही हूँ अपनी बात कि मैं उनकी ललिता पवार से क्यों तुलना कर रही हूँ। नरेंद्र मोदी इतने बड़े व्यक्तित्व बन चुके थे एक समय कि उनको जरूरत नहीं थी किसी और की लाइन मिटाने की, उनको सिर्फ अपनी लाइन लंबी करते चले जाना था। लेकिन उन्होंने पूरे समय कांग्रेस 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 के पीछे जिस तरह से पड़े, तब मुझे लगा कि ये उनके अंदर का कॉम्प्लेक्स है, ये हीन भावना है कि उनसे ये नहीं देखा जा रहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उसने एक समय देश के स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था। तो फिर मुझे लगने लगा कि वो धीरे धीरे उन्होंने बहुत तरह की हीन भावना पाली हुई है, और धीरे धीरे उनके सारे निर्णय जो फिर दिखने लगे, उनसे समझ आने लगा कि वाकई वो हीन भावनाओं से ग्रस्त हैं। तो क्या आप किसान आंदोलन का भविष्य देखते हैं? अभी सर्दियों का इम्तिहान दे दिया किसानों ने, अब प्रचंड गर्मियां आने जा रही है, तो सरकार ने एक बातचीत का रास्ता बंद कर दिया, तो जो डेडलॉक है आपको लगता है टूटेगा जल्दी? डेडलॉक तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व में अब मैंने तो अभी कल परसों एक वीडियो देखा, अगर वो सच है तो 1000 लोगों की कार रैली अमेरिका में हुई। उसके अलावा पूरा देशव्यापी लोग हमको कहाँ तो जानते थे, इतना अच्छा हमने जो संस्कार दिए, हमने जो विश्व को एक अच्छा रास्ता दिखाया, लेकिन अब हमें उस तरह से नहीं जाना जा रहा है। तो ये आज नहीं तो कल हमें ये सोचना पड़ेगा कि विश्व के पटल पर हमारी क्या छवि बन रही है। एक देश जो सबसे विकसित विकासशील देश के रूप में जाना जाता था, उसका नंबर पीछे आते जा रहा है। एक पर्टिकुलर किसी सर्वे में मैंने देखा कि हम 164 देशों में 143 देश के नंबर पे पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भी मीडिया तो कहता है कि ये मोदी जी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और कोई टूल किट की बात की जा रही है, तो ये मोदी जी के खिलाफ साजिश है या वाकई किसान आंदोलन? देखिए,
अगर टूल किट की बात करेंगे तो मैंने देखा है कि अभी थोड़े दिन पहले, कल परसों में ही हमने टीवी में देखा है कि अमित शाह जी ने जिस तरह से, जो उनका सोशल मीडिया की टीम है उसको वो जिस तरह से कह रहे थे कि व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा लिखो जिसमें लोगों को हंसी आए, तो हंसी में तो उन्होंने पप्पू एक कैंपेन चला दिया था, और दूसरा ऐसा भी करो जिसमें वो डरें लोग, तो डरने में तो हिंदू खतरे में रोज रहता है। तो इस तरह की चीज़ अगर खुद बोल रहे हैं गृह मंत्री, जब वो गृह मंत्री नहीं थे तब की बात है, तब अगर उन्होंने ये बातें बोली हैं तो वो भी तो टूल किट ही है। वो टूल किट तैयार कर रहे थे, कई लाखों लाख फिजिकल टूल किट उन्होंने तैयार किए, और यहाँ टूल किट पे क्या है, कहीं कोई हिंसा की बात नहीं लिखी है, सिर्फ एक कैंपेन को हैशटैग पर चलाने की ही तो बात है। क्या उससे सत्ता हिलती है? अगर हिलती है तो डेफिनेटली यहाँ तानाशाही चल रही है, और तानाशाह उससे डरेंगे ही। मैम, किसान आंदोलन में मीडिया की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अगर जिसको हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं उसकी तो कोई भूमिका ही नहीं रही है। हमें याद है कि हमने यहाँ पर 2 बार 3 बार जनगण मन का गान किया, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन छोटे चैनल्स ने उनको रिकॉर्ड किया और दिखाया कि यहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि बड़ा मीडिया अगर ये बता देगा कि यहाँ पर देशभक्त का राष्ट्रगान हो रहा है, तो उसको जो जिस तरह का नैरेटिव इसका बनाते हैं वो बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो मुख्य धारा का मीडिया जिसे कहते हैं वो तो सिर्फ शर्मिंदा करने का काम कर रहा है। लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं और जो आप जैसे लोग हैं, पता नहीं कब तक, वो भी मैं ये कह दूंगी कि पता नहीं कब तक, क्योंकि आजकल संसद में, सदन में धमकी मिलने लगी है। रविशंकर सुप्रीम कोर्ट में भी कहा सरकार ने कि सोशल मीडिया से खतरा है देश को। तो सोशल मीडिया के गलत प्रयोग करके ही तो वो लोग यहाँ आए हैं सत्ता में, और वो जानते हैं ये चीज़, तो इसीलिए उनको सोशल मीडिया से डर लगता है। क्योंकि सोशल मीडिया जब सच दिखाएगा और लोगों तक पहुँचेगा तो झूठ के पैर उखड़ जाएंगे। तो इस तरह से मुख्य धारा का मीडिया तो बिल्कुल शर्मिंदा करने के लायक है। लेकिन यूट्यूबर्स अभी कर रहे हैं काम, कल परसों में उनके लिए भी एक कानून आता ही होगा, जो कि ऑलरेडी जेपीसी जिसके ऊपर जारी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो डिस्कस हो रहा है, और उसमें ऐसा कुछ कर देंगे कि आप यूट्यूब के चैनल वाले भी इस चीज़ों को नहीं बता पाएंगे। ये है कहानी हिंदुस्तान। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपातकाल जैसे हालात हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बोलने की तो आज़ादी है। तो आप क्या मानते हैं कि वाकई आपातकाल के हैं या फिर नहीं है? देखिए, आपातकाल जैसी ही स्थिति है। तब आपातकाल जो था तब तो ना मीडिया सक्रिय था, उस समय इतना मीडिया नहीं था जो आज हमारे 77-75 की बात जो हम कर रहे हैं, ना तो इतना मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था ही नहीं, और लोग बाग जो थे वो अपने अपने अलग अलग करते थे आंदोलन, तब भी आंदोलन होते थे। तो अब जो है इतने मीडिया के बहुत ज़्यादा एक तरह से जैसे दबोच रखा है सबको सब तरफ से, उसके बाद लोग थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं। लेकिन 21 साल की बच्ची, 24 साल की बच्ची, 22 साल की बच्ची, इन लोगों को पकड़ना, मतलब ये किस तरह की परिपक्वता है देश की, किस तरह की परिपक्वता है ये। तो ये अनुमा आचार्य जी की बातें आपने सुनी। कभी मोदी जी की फैन थी, लेकिन आज इन्होंने कहा कि एक तरह से देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है और आपातकाल जैसे हालात आ गए हैं। आप अनुमा आचार्य जी की बातों पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।